बात कहूंगा आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा कि आपको किस तरीके से आपकी राज बनने के बाद ज्यादातर समय इन लोगों ने चलाया। अब ये वापस कैसे आएंगे और सरकार को जिस तरीके से ये कोस रहे हैं पानी पी पी कर, उनमें कितनी सत्यता है। कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात, कभी व्यक्तिगत कटाक्ष के बाद। तो अध्यक्ष महोदय, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से पहला दिन का चर्चा रहा था, मुझे लगा कि इस बार तो सदन एकदम फुल बैटरी चार्ज होके आया है। सभी लोग लगता है कि इतनी जोर जोर से माइक की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती अध्यक्ष महोदय, इतनी आवाज में बुलंदी थी, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो। बिंची रनायण साहब ने तो मुझे तो उसमें हेडफोन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतनी जबरदस्त इनकी आवाज थी। खैर अध्यक्ष महोदय, मैं सुनिएगा जरूर, बहुत आप लोग को मैं जो भी बात कहूंगा आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा कि आपको किस तरीके से आपकी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा अच्छा समीर मोहंती जी ने कुछ बातों को रखा। शायद उस चीज को मैंने भी नहीं सोचा होगा कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। जो भ्रूण हत्या की बात इसने कही कि बच्चों की 15-16 साल में शादी हो जाती है, और आज सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से कैसे भ्रूण हत्या में कमी आएगी, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एक सोच सदन के सामने रखा। आज निश्चित रूप से बाल विवाह का वजह क्या है अध्यक्ष महोदय? गरीबी, अशिक्षा, इन्हीं वर्गों में सबसे अधिक बाल विवाह होता है। जो गरीब है, मजदूर हैं, पैसे का अभाव है, खाने पीने के लिए घर में अनाज नहीं है, वही लोग करते हैं अध्यक्ष महोदय। पढ़ा लिखा और सम्भ्रांत घर में बाल विवाह नहीं होता है। अगर कोई होता हो तो आप लोग विपक्ष के साथी लोग बता सकते हैं। आज इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से किसी भी बच्ची का स्वाभिमान भी बढ़ेगा और एक बालिग होने तक पढ़ने की भी उसकी इच्छा जगेगी, तो बाल विवाह का भी समस्या खत्म। कितनी दूर तक की ये बात है देखो। और हम लोगों ने इस आशय से इस योजना को चुना था कि बच्ची पढ़ेगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। अगर हम इस योजना का दायरा को देखें तो दायरा तो उससे कहीं और ज्यादा निकल रहा है देखिए महोदय। तो कई योजनाओं के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको परिभाषित किया। निश्चित रूप से सरकार एक पॉजिटिव सोच के साथ, अगर सरकार की या किसी भी व्यक्ति का सोच अच्छा है, अगर उनके विचार अच्छे हों तो कार्य भी अच्छे होंगे, ये हमारा मानना है। मैं अध्यक्ष महोदय, राज बनने के बाद ज्यादातर समय इन लोगों ने चलाया। अब ये वापस कैसे आएंगे और सरकार को जिस तरीके से ये कोस रहे हैं पानी पी पी कर, उनमें कितनी सत्यता है। कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात, कभी व्यक्तिगत कटाक्ष के बाद।
कर्मचारी, बेलगाम, घुसखोरी, ये एक दिन में फलने वाला पेड़ नहीं है अध्यक्ष महोदय। इन सब व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी जिम्मेवारी इनके सर पर जाती है अध्यक्ष महोदय। इसने इन पेड़ों पर पानी भी डाला, खाद भी डाला और उसकी रखवाली भी की है। आज उसी का नतीजा ये राज भोग रहा है। आज फिर भी अध्यक्ष महोदय चीजों को संतुलित करते हुए जो व्यवस्था को इन्होंने कीचड़ में ढकेल रखा था, उसको सिर्फ कीचड़ से बाहर ही निकालना नहीं है, सिर्फ उसको पटरी में ही रखना अभी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि उसको साफ सफाई भी करना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। तो अभी अध्यक्ष महोदय सरकार तो बनी हमारी 2019 में 3 साल ही हुए और 3 साल में तो 2 साल कोरोना में हम लोग किस तरीके से उथल पुथल पूरा देश दुनिया में रहा, किसी ने नहीं, किसी को बख्शा नहीं गया, सभी लोग फंसे इसमें। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो और भी बुरा हाल होता है। ऐसे राज्यों के साथ तो ये अब एक अभिशाप की तरह होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है, माननीय विपक्ष के लोग ऐसे समूह से आते हैं जिनके पास असीम शक्तियां हैं। संयोग से पिछला तो डबल इंजन की सरकार थी अध्यक्ष महोदय। इनके पास धन, बल, बुद्धि, विवेक हर चीज से परिपूर्ण है। ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो लोग गुजरात को चलाते हैं। ये उन समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो आज देश को चलाते हैं। आज ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो महाराष्ट्र को चलाते हैं। आज वो राज्य आगे चला गया अध्यक्ष महोदय, झारखंड पीछे क्यों चला गया अध्यक्ष महोदय? क्यों पीछे चला गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य रह गया? क्या आपके ऊपर वालों ने ज्ञान नहीं दिया आप लोगों को कि क्या सिर्फ इस राज्य को चारागाह बनाने के लिए आप लोग को यहां बैठाया गया था? मुझे ये बात समझ में नहीं आया अध्यक्ष महोदय। हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं, गंवार हो सकते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वैसे भी कुछ भी कर ले, आपको आगे नहीं बढ़ना है। संविधान में तो लिखा है इन आदिवासी, दलित, पिछड़ों को संरक्षित करने का, लेकिन संरक्षित ये कभी नहीं हुए। आज कहां वकालत में कितने जजेस आदिवासी हैं, कितने वकील आदिवासी हैं, कितने IAS IPS हैं, कितने कहां कहां डिग्री होल्डर, डॉक्टर हैं, क्या है? आज इन समूह के लोग तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज चौक चौराहे के बाजार तक में मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और कई बड़े समूह को मार्गदर्शन भी करते हैं अध्यक्ष महोदय। फिर ये 20 साल में क्यों हंस इतना बुरा हुआ? इसके सारे जिम्मेवार इनकी है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को चारागाह बनाया, इस राज्य को लूटखंड बनाया। अगर आप देखिए, जो हम उन सभी चीजों को अगर मैं अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ने के लिए अतीत के पन्नों को भी देखना पड़ता है। अतीत के सीख से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के कारण कई चीजों से, कई मुसीबतों से जूझ रहा है। शिक्षा का तो अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र हमारा 80% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और जिस तरीके से देश में नए नए नीति निर्धारक
महानुभाव लोग बैठे हैं। आज जीएसटी जैसा कानून इन लोगों ने लागू किया जिससे सबसे बड़ा झटका इस ऐसे पिछड़े राज्यों को होता है। आज जीएसटी बंद होने, आज जीएसटी के बंद होने से अध्यक्ष महोदय 6,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का सालाना सरकार को नुकसान है।